नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुयाना की धरती से शशि थरूर का पाकिस्तान पर प्रहार, आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया। खबर में आगे जिक्र होगा कि जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा अब जाति जनगणना का ले रहे हैं श्रेय। खबर में आगे जिक्र होगा कि अच्छे दिन की बात अब एक डरावने सपने की तरह साबित हुई, खड़गे का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। आगे जिक्र होगा दोस्तों कि पंचायत चुनाव से पहले बिखरा एनडीए का कुनबा, सीएम योगी के साथी ने अकेले लड़ने का कर दिया ऐलान। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि जब देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो 80 करोड़ लोग गरीब कैसे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सुब्रमण्यम के दावे पर उठाया सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुयाना की धरती से शशि थरूर का पाकिस्तान पर प्रहार, आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के पक्ष को रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर गुयाना पहुंचे शशि थरूर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। थरूर ने गुयाना की धरती से आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब भारत अपने नागरिकों की हत्या करने के बाद सीमा पार से आए लोगों को भागने नहीं देगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत अब आतंकवादियों को न्याय के सामने लाने तक सीमित नहीं रहेगा और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देगा, और इनके साथ ही इसको वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देने वालों को भी सज़ा देगा। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे के बाद गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन पहुंचे थरूर ने कहा कि हमारा संदेश बहुत साफ है, हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे वो कभी कहीं भी हो। हमें न केवल दुष्ट हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाना है, बल्कि हमें उन लोगों को भी गंभीरता से चुनौती देनी है जो उन्हें किसी भी प्रकार से मदद कर रहे हैं, फिर चाहे वो प्रशिक्षण देकर हो, हथियार देकर हो या फिर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, अब जाति जनगणना का श्रेय ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के रुख में आए बदलाव पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के पिछले बयानों को उजागर करते हुए कहा कि अब वो उसी जाति जनगणना का श्रेय ले रहे हैं जिसकी वो पहले आलोचना करते थे। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने पीएम मोदी के 2023 और 24 में दिए गए बयानों का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग को समाज को बांटने वाला और अर्बन नक्सल सोच से प्रेरित बताया था। रमेश ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बीच की अवधि में 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने अप्रत्याशित रूप से और अचानक जाति जनगणना की घोषणा की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने उम्मीद के मुताबिक इसका पूरा श्रेय लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पहले के कुछ बयानों का वीडियो साझा करते हुए कहा कि जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जब 2 अक्टूबर 2023 को बिहार जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए और 28 अप्रैल 2024 को जब कांग्रेस द्वारा जाति जनगणना की मांगों के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था, प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा था कि जातिगत जनगणना उनकी सरकार के उस मॉडल की दिशा में एक कदम है जो हाशिए पर पड़े और हर क्षेत्र में पीछे रहे लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अच्छे दिन की बात अब एक डरावने सपने की तरह साबित हुई, खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2014 के चुनावी वादों की याद दिलाते हुए सरकार पर तंज कसा और इसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 7 पॉइंट गिनाते हुए बताया कि मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल कैसा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 11 साल में मोदी सरकार ने देश की ऐसी दुर्दशा की कि अच्छे दिन की बात अब एक डरावने सपने की तरह साबित हुई। 140 करोड़ जनता का हर तबका परेशान है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में युवा, किसान, महिलाओं, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति का भी जिक्र करते हुए केंद्र को भी निशाने पर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 26 मई 2014 11 साल में बड़े बड़े वादों को खोखला दावों में बदलकर मोदी सरकार ने देश की ऐसी दुर्दशा की कि अच्छे दिन की बात अब एक डरावने सपने की तरह साबित हुई। उन्होंने आगे लिखा कि युवाओं से सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लेकिन असलियत में करोड़ों नौकरियां गायब हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन उन्हें रबर बुलेट खानी पड़ी। महिला आरक्षण पर शर्तें लागू, सुरक्षा तार तार हुई। कमज़ोर वर्ग SC ST OBC अल्पसंख्यकों पर भयावह अत्याचार और हिस्सेदारी खत्म हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंचायत चुनाव से पहले बिखरा एनडीए का कुनबा, सीएम योगी के साथी ने अकेले लड़ने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के मत्स्य पालन मंत्री संजय कुमार निषाद ने रविवार को एक कार्यक्रम में घोषणा की और उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव में बीजेपी से गठबंधन लागू नहीं होगा। निषाद पार्टी अपने संगठनात्मक विस्तार के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर गांव, हर वार्ड पर और हर बूथ पर निषाद पार्टी का झंडा लहराना है। उन्होंने इसे पार्टी के जनाधार को मजबूत करने का सुनहरा अवसर बताया और कहा कि पंचायत चुनावों में सफलता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका दिला सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो 80 करोड़ लोग गरीब कैसे? कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सुब्रमण्यम के दावे पर उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सच में इतना विकास हो रहा है तो फिर 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त अनाज पर क्यों निर्भर हैं? अगर लोग खुशहाल हैं तो इस राशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और भूपेश बघेल का ये बयान छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की उस टिप्पणी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस शासन में भारत की अर्थव्यवस्था 10 साल तक 10वें पायदान पर टिकी रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब देश जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट पीजी मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार, स्टूडेंट की मांगों पर फैसला जल्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीट पीजी 2024 को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। स्टूडेंट की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का भरोसा देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि मामला जल्द लिस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नीट पीजी 2024 के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि 2 जून को एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, लिहाजा जल्द सुनवाई कर ली जाए। दोस्तों आपको बता दें कि नीट पीजी 2024 के नॉर्मलाइजेशन को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। दरअसल स्टूडेंट्स की मांग है कि नीट पीजी का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो और क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर भी रिलीज़ किए जाएं। पिछले साल सितंबर में नीट पीजी 2024 के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उनकी मांग थी कि एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी NBEMS क्वेश्चन पेपर और स्टूडेंट्स की आंसर की रिलीज़ करें। इससे स्टूडेंट्स को अपने रिज़ल्ट का सही अंदाज़ा लगाने में मदद मिलेगी और वो बेहतर तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो। 2 शिफ्ट में होने की वजह से रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद आता है जो स्टूडेंट्स को फेयर नहीं लगता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवसेना UBT और मनसे की नज़दीकी पर बोले आदित्य ठाकरे, हम तैयार हैं, अब उनकी बारी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले शिवसेना UBT और राज ठाकरे की पार्टी मनसे की नज़दीकियों की खबरें सुर्खियों में हैं और इसी बीच मामले में शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जहां दोनों पार्टियों के साथ आने की खबर को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि शिवसेना UBT ने मनसे की तरफ से आई दोस्ती की पेशकश का जवाब दिया है और अब उनकी बारी है। आदित्य ठाकरे ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी ने मनसे की तरफ से आई दोस्ती की पेशकश का जवाब दिया है और अब बारी मनसे के वरिष्ठ नेताओं की है और वो आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा और एकनाथ शिंदे के खिलाफ है, हम उन्हें खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम वहीं हैं जहां पहले थे। आदित्य ने कहा कि महाराष्ट्र देश और समाज के भले के लिए अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो हम तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी से मिलकर लौटे नीतीश अचानक JDU ऑफिस पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सोमवार को अचानक अपने पार्टी दफ्तर पहुंच गए। रविवार शाम को वो दिल्ली से पटना लौटे थे। मुख्यमंत्री के साथ उनके कैबिनेट सहयोगी और करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी भी मौजूद थे। CM ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से उन्होंने बातचीत की। PM मोदी से मुलाकात के बाद पार्टी दफ्तर का रुख करने से सियासी हलचल तेज हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा नकदी मामला RTA के तहत जांच रिपोर्ट नहीं होगी सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर नकदी मिलने के मामलों में गठित इन हाउस जाँच समिति की रिपोर्ट को सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अमृतपाल सिंह खालसा के RTI आवेदन को खारिज करते हुए लिया, जिसमें जांच रिपोर्ट और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र की
प्रति मांगी गई थी। सीपीआईओ ने सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले का हवाला देते हुए कहा कि ये सूचना आरटीआई के तहत प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार और गोपनीयता से संबंधित है। दरअसल ये आरटीआई आवेदन 9 मई को दायर किया गया था। हालांकि जस्टिस सी यशवंत वर्मा की प्रारंभिक रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब और दिल्ली पुलिस द्वारा लिए गए फोटो व वीडियो को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है, लेकिन अंतिम जांच रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेज प्रताप पर मचे हंगामे के बीच तेजस्वी ने दिखाई चुनावी तैयारी। गठबंधन की समितियों में वीआईपी को भी जगह है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। इसी बीच तेज प्रताप यादव को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 23 अप्रैल 2025 को इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में तय किया गया है कि समन्वय समिति के अधीन कुछ उप समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां सलाह देने का काम करेंगी और समय समय पर अपनी रिपोर्ट समन्वय समिति के अध्यक्ष को सौंपेगी। और इस बैठक की खास बात यह रही कि इस समिति में मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस समिति में राजद के 3, कांग्रेस के 3 और कम्युनिस्ट पार्टियों के सदस्य भी शामिल किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या बिहार चुनाव से पहले होगा बड़ा खेला? नीति आयोग की बैठक से नदारद रहे नीतीश कुमार। विपक्षी नेताओं ने क्या कहा, आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से कई विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के अलावा एनडीए में शामिल नीतीश कुमार भी नदारद रहे। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री का इस बैठक में ना पहुंचना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। नीतीश कुमार के इस बैठक में शामिल न होने पर चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आगामी चुनावों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा भी प्रस्तावित है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में हाई लेवल बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 था और इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों को शामिल होना था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। भारत राइस योजना में बड़े घोटाले का खुलासा। ईडी ने 3.14 करोड़ की नकदी को और सोना किया जब्त। जी हाँ दोस्तों, जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 23 मई को हरियाणा और पंजाब के कई आवासीय और व्यापारिक परिसरों पर बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई जो भारत राइस योजना के तहत गरीबों को वितरित किए जाने वाले चावल में हुए धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है। छापेमारी के दौरान ईडी ने 2.02 करोड़ रुपए, लगभग 1.12 करोड़ रुपए मूल्य का सोना, बुलियन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड जब्त किए। यह मामला पंजाब पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें शिव शक्ति राइस मिल के मालिक गोपाल गोयल, जय जिनेंद्र राइस मिल, हरीश कुमार बंसल एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने सरकार से गरीबों को कम कीमत पर चावल वितरित करने के लिए भारत राइस योजना के तहत चावल प्राप्त किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शुद्ध एफडीआई में गिरावट भारत में निवेश संबंधी अनिश्चितता को दर्शाती है। इसे नज़रअंदाज करना पड़ सकता है भारी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में गिरावट देश में निवेश संबंधी बड़ी अनिश्चितता को दर्शाती है और बड़ी संख्या में कंपनियां विदेश में निवेश करना पसंद कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हाल में जारी भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024-25 में भारत में शुद्ध एफडीआई प्रवाह अप्रत्याशित रूप से 96% घटकर मात्र 0.4 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़े एक्शन की तैयारी में कांग्रेस, लोगों को दिखाएगी पार्टी से बाहर का रास्ता, 100 दिन की रूपरेखा तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी गुटबाजों व लचर काम करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। निष्ठावान और समर्पित को संगठन गठन में तरजीह मिलेगी और शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त समन्वयक दिनेश सिंह व विजय मिश्रा की मौजूदगी में रणनीति बनाई गई। 100 दिन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। गाँव नगर पालिका से पंचायतों तक बदलाव का संकल्प लिया गया। नगर ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने तिलक हॉल में बैठक में समन्वयकों के सामने कार्यकर्ताओं से संगठन के सृजन में जुट जाने का आह्वान किया। कहा कि जो नेता कार्यक्रमों, धरना प्रदर्शनों में भाग नहीं लेंगे उन्हें दायित्व से मुक्त किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से बनाई दूरी, नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंची। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुई। राज्य सचिवालय के सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि बनर्जी की अनुपस्थिति का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक निवेशकों की भारत में रुचि है और राज्यों को नीतिगत बाधाओं को दूर करके निवेश आकर्षित करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि केंद्र सरकार और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच पहली बातचीत थी। शनिवार शाम तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी कि बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व था या नहीं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने बैठक में राज्य की भागीदारी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फतेहपुर में यमुना किनारे खुलेआम बालू माफिया का आतंक, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन को लेकर राजनीति फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फतेहपुर जिले की यमुना नदी में हो रहे अवैध बालू खनन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि यह है उत्तर प्रदेश। भाजपा के अवैध खनन के भ्रष्टाचार को देखने के लिए ना तो दिल्ली का ड्रोन यहां तक पहुंच पाता है, ना लखनऊ का कोई सीसीटीवी। भाजपा राज्य में हो रहे अवैध कांड, सरेआम सांठगांठ व मिलीभगत से हो रहे हैं सारे काम। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजू सिंह ने कहा सीएम नीतीश से करेंगे चर्चा, गुजरात की तर्ज पर रियायत देने की कही बात। बीजेपी के मंत्री बोले शराबबंदी से बिहार में आर्थिक नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने शराबबंदी नीति पर रियायत देने की बात कही है। पटना के होटल में रविवार को पीसी के दौरान उन्होंने माना कि शराबबंदी से होटल और फिल्म उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से किया बेदखल, चुनावी साल में बड़ी उथल पुथल। जी दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। रविवार को राजद सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। वहीं राजद सुप्रीमो ने आगे लिखा कि उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे भी जो लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 5 विधानसभा सीट पर 19 जून को होगा उपचुनाव, 23 जून को होगी मतगणना, बाई इलेक्शन है पूरा शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने रविवार को बताया कि 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को उपचुनाव होंगे। 4 राज्यों में होने वाले इस उपचुनाव में गुजरात में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जबकि केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 1-1 सीट पर उपचुनाव होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम हमले पर बीजेपी एमपी जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने आरएसएस बीजेपी की ओछी मानसिकता को फिर किया उजागर, करें बर्खास्त खड़गे का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई कि पहलगाम में पर्यटकों को आतंकवादियों से भिड़ जाना चाहिए था। कांग्रेस ने कहा कि इस सांसद को बर्खास्त किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए। विपक्षी दल ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेतृत्व की चुप्पी को जांगड़ा के बयान की मौन स्वीकृति के तौर पर देखा जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में बैठा कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकेगा कि भारतीयों की हत्या करके बच जाएगा। शशि थरूर बोले, एक संदेश भेज रहे, आपने शुरू किया, हमने जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता व सांसद शशि थरूर ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद अब एक नया मानदंड बनने जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे किसी भी व्यक्ति को ये मानने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो सीमा पार करके भारतीय नागरिकों की हत्या करेगा और उसे कोई दंड नहीं मिलेगा। थरूर ने कहा कि ऐसा करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को व्यक्त करने तथा आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के संबंधों को रेखांकित करने के लिए थरूर के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल
गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा पर है। थरूर ने शनिवार को यहां भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख सदस्यों और प्रमुख मीडिया संस्थाओं एवं थिंक टैंक के लोगों के एक चुनिंदा समूह से कहा कि पाकिस्तान के लिए भारत का संदेश स्पष्ट है। हम कुछ भी शुरू नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों को केवल एक संदेश भेज रहे थे। आपने शुरू किया, हमने जवाब दिया। यदि आप रुकेंगे तो हम रुकेंगे, और वो रुक गए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निशिकांत दुबे की पोस्ट पर सुप्रिया स्नेत का वार, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत देने की कोशिश की थी। कांग्रेस नेता सुप्रिया स्नेत ने दुबे पर उनकी अज्ञानता उजागर करने का आरोप लगाया। मीडिया एजेंसी IANS से बातचीत में सुप्रिया स्नेत ने कहा कि भाजपा सांसद के ज्ञान को ठीक करने के लिए बता दूं कि राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। जिस समझौते का वो जिक्र कर रहे हैं वो अप्रैल 1991 में हुआ था।